नमस्कार। हर तरफ खबरों और बहस के शोर के बीच मैं आपके लिए लेकर आती हूँ खबरें अनकही, सहज और सरल खबरें जिन्हें आप शांति से बैठकर सुन सकते हैं और विस्तार से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं न्यूज़ भी बताती हूँ और व्यूज भी। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान अलग अलग राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। बिहार में 50,000 जगहों पर पीएम मोदी पर बनी शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च करके गर्भवती महिलाओं को आज अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने और लगातार मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई है। उफनती नदियों के कारण इमारतें, सड़कें और पुल बह गए। अब तक 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग लापता हैं। बारिश के कारण उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर 900 लोग फंसे हुए हैं। भारी भूस्खलन के कारण 22 दिनों से रुकी हुई माता वैष्णो देवी यात्रा को आज से फिर से शुरू कर दिया गया। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और यात्रा अब सख्त सुरक्षा पहरे और RFID की निगरानी में हो रही है। खबरें अनकही में आज बात होगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की और उनके लिए देश विदेश से आ रही बधाइयों और शुभकामनाओं के बीच सबसे चौंकाने वाले फोन कॉल की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया मंगलवार रात 2 दिन के ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे। बीते 6 महीने में ये उनका दूसरा ब्रिटेन दौरा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रंप का अपने पिछले दौरों में ब्रिटिश रॉयल्टी के प्रोटोकॉल्स की अनदेखी करना कैसे खबरों में आया था। भारत से हार और बेइज्जती झेलने के बाद पाकिस्तान ने एशिया कप में कैसे यू टर्न मारा है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और आज की एक बहुत जरूरी खबर, अपना वजन कम करने के चक्कर में जानलेवा खतरे मोल लेना कहाँ की अकलमंदी है। वजन कम करने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से सबसे क्विक एंड इजी तरीके इंजेक्शन को ही क्यों चुन रहे हैं बहुत से लोग, खासकर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज। बात शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से। देश और दुनिया भर से मोदी जी के लिए बधाइयां आ रही हैं। नेता, अभिनेता और तमाम देशों के लीडर्स, दक्षिण एशिया के कई नेताओं ने बधाई संदेश भेजे और स्टेबल रिश्तों पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देकर उनकी तारीफ की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही पीएम मोदी के साथ अपनी सेल्फी भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनके लिए बधाई संदेश दिया है और उन्हें अपना प्रिय मित्र नरेंद्र कहा है। सलमान खान और अक्षय कुमार समेत तमाम एक्टर्स ने पीएम मोदी को बर्थडे विशेस भेजी हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे देश के कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन इस बीच जो सबसे चौंकाने वाला कॉल आया वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इस पर बात करूंगी, लेकिन पहले बात मोदी जी की। हर साल ग्लोबल लीडर्स की पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स पर एक रिपोर्ट आती है, पोल्स के रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन जो नाम उन लिस्ट में टॉप पर रहता है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन पीएम मोदी ने ये मुकाम यूं ही हासिल नहीं किया। इसके पीछे लंबा संघर्ष है, वो फैसले हैं जिन्होंने दुनिया में भारत की पहचान को बदला। मोदी की ग्लोबल लीडर वाली छवि 3 चीजों पर खड़ी है। विश्व मंच पर भारत की आवाज उठाना, डिजिटल इंडिया को दुनिया के लिए एक मॉडल बनाना और दोस्ती रखते हुए भी राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखना। सबसे पहले बात दुनिया में पहचान की। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडा के केंद्र में रखा, जिससे भारत कंसेंसस बनाने वाला एक देश दिखा। बड़े मंचों पर मुश्किल समय में सहमति बनवाना, यूक्रेन रूस युद्ध में सीजफायर करवाना, यूएन में फिलिस्तीन के समर्थन में वोट करके ये मैसेज देना कि भारत तकरार नहीं, समाधान की राजनीति करता है। फिर बात आती है डिजिटल इंडिया की ब्रांडिंग की। यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने ग्लोबल गुड्स की तरह पेश किया।
रियल टाइम पेमेंट्स में भारत को ग्लोबल लीडर माना जा रहा है और कई देश इस मॉडल को अपना भी रहे हैं। और सॉफ्ट पावर के असर की अगर बात करें तो 21 जुलाई की तारीख को यूएन में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में स्थापित करवाकर भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाकर योग, आयुष, मिलेट्स जैसे विषयों को ग्लोबल नैरेटिव बनाकर भारत ने सॉफ्ट पावर और पब्लिक डिप्लोमेसी का नया फॉर्मूला दिखाया है। संकट में भरोसेमंद साझेदार। कोविड के वक्त वैक्सीन और दवाओं की सप्लाई से लेकर आपदा के समय मदद तक भारत की इमेज क्राइसिस में काम आने वाले दोस्त की बनी है। कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। यही इमेज जो ग्लोबल साउथ को खास अपील करती है। इंडो पैसिफिक, क्वाड, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी पहलों में सक्रिय रहकर भारत ने सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन में अहम रोल निभाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को वापस लेकर आई मोदी सरकार। ऑपरेशन संकट मोचन के तहत 2016 में दक्षिण सूडान के जूबा में हिंसा के बाद 2 C-17 उड़ानों से 600 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया। मई 2020 से मार्च 2021 के बीच कोविड के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत 67 लाख से अधिक लोगों को वापस लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद भारतीय और अफगान सिख हिंदुओं की सुरक्षित वापसी हुई। मार्च 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से सैकड़ों छात्रों और नागरिकों को बाहर निकाला गया। ऐसे तमाम ऑपरेशंस के जरिए अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को निकाला गया। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रहित सबसे ऊपर, चाहे वो चीन हो या अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए किसी से समझौता नहीं किया। ट्रंप ने टैरिफ लगाकर दबाव बनाया, लेकिन मोदी झुके नहीं, अड़े रहे। चीन ने भारत के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा चलाया और आखिर में उसे भी कारोबार के लिए भारत की जरूरत पड़ गई। भारत सरकार के ये फैसले इतना बताने के लिए काफी हैं कि मुसीबत के वक्त भारत दुनिया के साथ जरूर खड़ा है, लेकिन किसी भी कीमत पर राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर अमेरिका से फिर दोस्ती की घंटी बजी। फोन लाइन के उस तरफ थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश करने में जरा भी देर नहीं की। ट्रंप के कॉल ने रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया। ट्रंप की अनर्गल बयानबाजी से टूटे भरोसे और टैरिफ से टूटी भावनाओं को संभालने का काम किया। इस कॉल ने यह भी बताया कि कारोबारी और हर रिश्ते को एक डील समझने वाले ट्रंप के तेवरों पर मोदी के उसूल भारी पड़े हैं। मोदी का स्टैंड क्लियर था, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं होगा। मोदी अपने देश हित में झुके नहीं और ट्रंप टैरिफ के दबाव में उन्हें झुका नहीं सके। वैसे भी चीन में पीएम मोदी को देखने के बाद ट्रंप अपनी भावनाओं को सोशल ट्रूथ पर उड़ेल ही चुके थे। बहरहाल ये दिन भारत के लिए बड़ा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा है। कई महीनों की तनातनी के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उन्हें 75वें जन्मदिन की बधाई दी और रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने अपने दोस्त पीएम मोदी से अभी फोन पर बात की, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इसके जवाब में पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जन्मदिन पर बधाई देने के लिए शुक्रिया मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका की समग्र और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपके प्रयासों का पूरा समर्थन करता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप और मोदी के बीच सीधी बातचीत 3 महीने बाद हुई है। इससे पहले 17 जून को कनाडा में G7 की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने फोन पर 35 मिनट तक बात की थी। ऐसे में ये फोन कॉल दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बहुत मायने रखता है। और वैसे भी ट्रंप की ट्रेड टीम इस समय दिल्ली में मौजूद है, जिसको लेकर पिछले हफ्ते ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उन्हें पक्का यकीन है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता
सफल नतीजे तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा था कि वो अपने बेहद अच्छे दोस्त मोदी से जल्द बात करने के लिए उत्सुक हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार बताते हुए कहा था, व्यापार वार्ताओं के जरिए दोनों देशों के बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है और वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 17 जून के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले थे, उससे पहले भी ट्रंप ने 4 बार कॉल की थी, लेकिन पीएम मोदी ने बात नहीं की और ये फैसला उन्होंने राष्ट्रहित में लिया। जहां ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं मोदी ने कॉल रिसीव ना करके ये बता दिया कि आप होंगे सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति, पर रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली में है। आज का दिन प्रतीक है उस नई तस्वीर का, जहां भारत को फोन आता है और भारत तय करता है कि कब, किस मुद्दे पर और कैसे बात होगी। ये बदलाव यूं ही नहीं हुआ। एक दशक में पॉलिसी, डिलीवरी और कूटनीति के तालमेल ने भारत की आवाज को वैश्विक टेबल पर मजबूती से रखा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसके लिए मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलती हूँ। पहले के दौर में वॉशिंगटन से एक फोन आता था तो दिल्ली पर फौरन दबाव बनता था, कभी परमाणु नीति नरम करने को, कभी वोटिंग या ट्रेड में लाइन बदलने को, तो कभी आर्थिक मदद या पाबंदियों से जुड़े फैसलों पर। यानी कॉल का वजन फाइलों पर दिखता था। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने दबाव बनाया। बिल क्लिंटन के राज में कई बार संदेश साफ रहा कि जब तक भारत परमाणु मोर्चे पर रियायत नहीं देगा, रक्षा, टेक, न्यूक्लियर ट्रेड आगे नहीं बढ़ेगा। 1991 से लेकर 2008-9 तक कई बार ऐसा देखने को मिला जब हमारी सरकारों ने अमेरिका के दबाव में अपने फैसले बदले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आज भारत ऊर्जा, टेक, रक्षा और कूटनीति में विकल्प बढ़ाकर बातचीत बराबरी पर करता दिखता है। सियासत में फोन आते जाते रहेंगे, तस्वीरों में हाथ भी मिलेंगे, मुस्कानें भी बटेंगी, मगर एक देश का कद मुस्कान से नहीं, फैसलों से मापा जाता है। अगर वॉशिंगटन डीसी से फोन आता है और दिल्ली अपनी शर्तों पर बात करती है, तो समझ लीजिए कहानी सिर्फ बधाइयों की नहीं, बरसों की मेहनत से बने आत्मविश्वास की है। यही नया भारत है, जहां दोस्ती का मतलब है सम्मान और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया 16 सितंबर की रात ब्रिटेन दौरे पर लंदन पहुंचे। बीते 6 महीने में ये उनका दूसरा ब्रिटेन दौरा है। हालांकि इससे पहले जब वो क्वीन के राज में 2019 में अपनी पत्नी के साथ ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे थे, तो कुछ ऐसा हुआ था जो अखबारों से लेकर न्यूज चैनल्स तक की सुर्खियां बना। बात यूं रही कि इस दौरे में ट्रंप ने कई बार प्रोटोकॉल तोड़े और क्वीन के सामने गलतियां भी कर दी। अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्ते हमेशा बेहद खास रहे हैं। हर अमेरिकी राष्ट्रपति जब ब्रिटेन जाता है तो वहां का शाही परिवार उनका स्वागत खास अंदाज में करता है। इसमें सबसे अहम होता है बकिंगम पैलेस पर मिलना जुलना और राज परिवार से मुलाकात। ये मुलाकात बेहद औपचारिक होती है और इसमें छोटे से छोटे एटिकेट्स का ध्यान रखा जाता है। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया जून 2019 में 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्हें बकिंगम पैलेस में शाही अंदाज के साथ रिसेप्शन दिया गया। लेकिन ट्रंप जिस दिन वहां पहुंचे, उसी दिन पहली बड़ी हेडलाइन बन गई। उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात के दौरान कई ऐसी चीजें की जिनको लेकर खूब चर्चा हुई। पहली बात, ब्रिटेन की महारानी के साथ खड़ा होना हो या उन्हें एस्कॉर्ट करना हो, इसके लिए सख्त प्रोटोकॉल होता है। लेकिन ट्रंप ने कई बार महारानी के सामने चलना शुरू कर दिया। ट्रंप चलते चलते महारानी को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। तस्वीरों में साफ दिखा कि क्वीन उनके पीछे पीछे चल रही थी। ये शाही परंपरा के बिल्कुल खिलाफ था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। दूसरा इंसिडेंट तब हुआ जब महारानी के साथ औपचारिक तस्वीर ली जा रही थी। तब भी ट्रंप ने ठीक से पोजीशन नहीं ली और कुछ अजीब तरह से खड़े हो गए। ब्रिटिश मीडिया ने इसे शिष्टाचार की कमी बताया। फिर उनके हाथ मिलाने का तरीका भी काफी चर्चा में रहा। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने बहुत जोर से क्वीन से हाथ मिलाया। बकिंगम पैलेस में डिनर के दौरान ट्रंप जिस अंदाज में बैठे, वो भी कई लोगों को प्रोटोकॉल के हिसाब से सही नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात,
रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप स्वागत समारोह में करीब 12 मिनट देर से पहुंचे। महारानी को उनका इंतजार करना पड़ा और ये भी मीडिया की सुर्खियां बन गया। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि ब्रिटेन में शाही प्रोटोकॉल को लेकर वहां की मीडिया और लोग काफी संवेदनशील रहते हैं, इसलिए ट्रंप की छोटी छोटी गलतियों पर खूब चर्चा हुई। अखबारों ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को थोड़ा और तैयारी के साथ आना चाहिए था। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। क्वीन की एक बायोग्राफी अ वॉयज अराउंड द क्वीन के लेखक क्रेग ब्राउन का दावा है कि क्वीन एलिजाबेथ को ट्रंप काफी रूड लगे और उनको ट्रंप का बर्ताव पसंद नहीं आया। हालांकि मेलानिया ट्रंप के फैशन और उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर खूब तारीफें हुई, चाहे बकिंगम पैलेस का डिनर हो या फिर ट्रंप के साथ उनके सार्वजनिक कार्यक्रम। मेलानिया ने हमेशा अपनी शालीनता बरकरार रखी। वैसे सिर्फ ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के कई पुराने राष्ट्रपतियों ने राजशाही के प्रोटोकॉल तोड़े हैं। 1977 में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर बकिंगम पैलेस के डिनर में शामिल हुए। इस दौरान यह अफवाह उड़ी कि कार्टर ने अभिवादन के दौरान क्वीन मदर को किस किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2007 में व्हाइट हाउस में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मेजबानी की थी। उनके आने पर बुश ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एक लाइन गलत बोल दी और महारानी को उनकी उम्र से कहीं ज्यादा उम्रदराज बता दिया। फिर वो रानी की ओर मुड़े और दोनों ने एक दूसरे को हंसते हुए देखा। इतना ही नहीं, 2009 में जब ओबामा कपल ने शाही परिवार से मुलाकात की थी, तो फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की पीठ पर हाथ रख दिया, जिससे प्रोटोकॉल टूट गया कि महारानी को तब तक नहीं छुआ जाना चाहिए जब तक वो खुद पहल ना करे। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 2011 में बकिंगम पैलेस में डिनर के दौरान टोस्ट का प्रस्ताव रख रहे थे। तभी ऑर्केस्ट्रा ने अचानक गॉड सेव द क्वीन बजाना शुरू कर दिया। म्यूजिक रुकने तक अपना टोस्ट रोकने के बजाय ओबामा ने अपना भाषण जारी रखा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समय समय पर अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का या क्वीन से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल तोड़ा है, लेकिन चर्चा में ट्रंप सबसे ज्यादा रहे हैं। बात एशिया कप की। 48 घंटे पहले पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि हम टूर्नामेंट छोड़ देंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। भारत से मिली हार ने पाकिस्तानी टीम की कमर तोड़ दी, तो हैंडशेक विवाद ने उनके मनोबल को कुचल दिया। और जब टूर्नामेंट से बाहर होने का असली डर सामने आया, तो पाकिस्तान चुपचाप अपनी धमकी खुद ही निकल गया। पाकिस्तान की सीरियल बेइज्जती हो रही है। एशिया कप 2025 में भारत से करारी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान ने खूब धमकियां दी, टूर्नामेंट छोड़ देंगे, मैच रेफरी हटाओ वरना हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। वजह साफ थी, पाकिस्तान के झूठ और धमकियों से न क्रिकेट बदलता है न किस्मत। उसके पास टूर्नामेंट से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। पाकिस्तान की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। मैदान कोई भी हो, नतीजा हमेशा एक ही होता है, पाकिस्तान की हार और भारत की जीत। वैसे पाकिस्तान भी कम धूर्त नहीं है। अगर पाकिस्तान यूएई के साथ होने वाला मैच नहीं खेलता, तो यूएई सुपर 4 राउंड में पहुंच जाता, क्योंकि उसके पास 4 पॉइंट है और पाकिस्तान सिर्फ 2 अंकों पर ही अटका है। ऐसे में उसका एशिया कप से जाना तय था। इसलिए भारत से करारी हार और हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान ने हवा में बातें बनाई, सोशल मीडिया पर बहिष्कार के नारे लगाए, लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया कि रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाएगा। आईसीसी पैनल के अंपायर अनिल चौधरी कहते हैं कि अगर कोई देश इस तरह से टूर्नामेंट को छोड़ता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इसमें आईसीसी के एडमिनिस्ट्रेटर्स की ओपिनियन भी मायने रखती है। वो फैसला ले सकते हैं और फ्यूचर में ऐसी टीम को टूर्नामेंट में भाग लेने से बार भी किया जा सकता है। हालांकि एशिया कप की घटना से अलग पहले भी ऐसे मौके आए जब किसी टीम ने मैच खेलने से मना किया या वॉकओवर दे दिया। 1996 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कोलंबो धमाके के बाद सुरक्षा चिंता के चलते श्रीलंका जाकर मैच खेलने से इनकार किया। 2003 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में अपना मैच नहीं खेला क्योंकि उनकी सरकार की यह सलाह थी। न्यूजीलैंड ने भी सुरक्षा कारणों से केन्या में मैच खेलने से इनकार किया, जिससे विरोधी टीमों को वॉकओवर मिले। 2009 T20 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे ने ब्रिटेन में वीजा विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच बातचीत के बाद टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन असली कहानी सिर्फ धमकी और यू टर्न की नहीं है। असली कहानी उस बेइज्जती की है जो भारत ने मैदान पर पाकिस्तान को दिखाई।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। पूरा मैदान इस बात का गवाह बना और पाकिस्तान की इज्जत वहीं धरी की धरी रह गई। मैदान में भी भारत का संदेश साफ था, जो आतंक फैलाता है उसके साथ खेल भावना क्यों दिखाना। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा तो गुस्से में पोस्ट मैच इंटरव्यू तक छोड़कर चले गए थे। पीसीबी ने बाकायदा मैच रेफरी से शिकायत की, लेकिन जवाब मिला क्रिकेट के किसी भी नियम में हाथ मिलाना जरूरी नहीं है। यानी भारत ने वही किया जो पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाने के लिए जरूरी था। ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं था, ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय हालत का आईना था। जैसे कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान पहले छुपाता रहा, झूठ बोलता रहा, लेकिन जब हालात दुनिया के सामने आए तो उसे सफाई देनी पड़ी। क्रिकेट के मैदान पर भी वही कहानी दोहराई गई, झूठ, ड्रामा और फिर बेबसी। पाकिस्तान वैसे तो झूठ का पुलिंदा है और यही उसका इतिहास है। याद कीजिए साल 1999 का करगिल युद्ध, जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को आतंकियों के रूप में पेश किया और फिर उनकी लाशें तक लेने से इनकार कर दिया। 2016 में जब भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, तब पाकिस्तान ने कहा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक की हलचल ने पाकिस्तान का झूठ सामने ला दिया। आतंकियों की लाशें रातों रात ट्रकों में भरकर दफनाई गईं और पाकिस्तान शर्मिंदगी छुपाने के लिए झूठ बोलता रहा। इस साल ऑपरेशन सिंदूर की बात ले लीजिए। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, पाकिस्तान डींगे हाँकता रहा और अपनी हार छुपाने की कोशिश करता रहा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन के तहत जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इस हमले में आतंकियों का ये पूरा अड्डा तबाह हो गया। जैश के इसी अड्डे में आतंकी मसूद अजहर के कई करीबी मारे गए। पाकिस्तान यहां भी इस बात को नकारता रहा, लेकिन 5 महीने बाद अजहर के करीबी मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा कि 7 मई की रात मसूद का पूरा परिवार स्ट्राइक में मारा गया। इलियास कश्मीरी जैश के प्रोपेगेंडा विंग का हेड है और उसे मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी तक मानते हैं कि आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान खड़ा है। यानी पाकिस्तान का सच कोई विदेशी नहीं, खुद उसके अपने भी खुलासा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान अकेला है, IMF से कर्ज की भीख मांगता है और अब क्रिकेट के मैदान में भी वही हालात है। हार, गुस्सा और शर्मिंदगी। यानी तस्वीर साफ है, पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं हारा, वो मैदान में हारा, ड्रेसिंग रूम में हारा, स्पिरिट ऑफ गेम में हारा और इंटरनेशनल कूटनीति में भी हारा। इसके उलट भारत है सैन्य मोर्चे पर मजबूत, कूटनीतिक मंच पर अटल और क्रिकेट के मैदान पर भी ताकतवर। यही वजह है कि भारत की जीत सिर्फ एक स्कोर की जीत नहीं है, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास की जीत है। आज की कहानी यही बताती है कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी धमकी दे, कितने भी झूठ बोल ले, सच यही है कि पाकिस्तान की हकीकत अब दुनिया के सामने खुल चुकी है। एशिया कप से हटने की हिम्मत पाकिस्तान के पास नहीं थी और भविष्य में किसी भी मोर्चे पर भारत से जीतने का साहस उसके पास नहीं है। रणभूमि हो, खेल का मैदान हो या कूटनीति, भारत की जीत तय है और पाकिस्तान का अंजाम हार और बेइज्जती ही है। और खबरें अनकही में अब एक बहुत जरूरी खबर जो आप सबको सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। आपने गौर किया होगा कि कई सेलिब्रिटीज जो कुछ वक्त पहले तक देखने में काफी मोटे हुआ करते थे, अचानक से पतले हो गए या कहें कि बहुत फिट दिखाई देने लगे। अब उन सेलिब्रिटीज का नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं किस किस की बात कर रही हूँ। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह? इसी को आज समझते हैं। ये हकीकत है कि मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। कोई डाइट से मोटापा कम करने की कोशिश कर रहा है, कोई एक्सरसाइज से, तो कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वजन कम करने के लिए इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इंजेक्शंस के डराने और चौंकाने वाले साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जिस पर अभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन साइड इफेक्ट्स को देखकर मरीज के साथ साथ डॉक्टर्स तक शॉक्ड है। हम बात कर रहे हैं वजन घटाने की ऐसी ही दवाइयों के बारे में, जिनके नाम हैं ओजेम्पिक और मोंजारो, जो आमतौर पर बनाई तो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए गई थी, लेकिन बाद में उनका इस्तेमाल वजन घटाने के लिए होने लगा। अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ लोग इन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ये दवाएं लाखों लोगों के लिए चमत्कारी साबित हुई हैं। इन्हें जादुई इंजेक्शन तक कहा जाने लगा।
लेकिन लगातार इस्तेमाल के बाद जब इनके रिजल्ट सामने आए तो लोगों की चिंता बढ़ गई। न सिर्फ चिंता बढ़ी बल्कि करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इन दवाइयों का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है स्थायी अंधापन, मतलब आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चले जाना। अंग्रेजी में इसे नॉन आर्टेरिटिक एंटीरियर इशेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी NAION नायॉन कहते हैं। नायॉन को आंख का स्ट्रोक भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व में खून की आपूर्ति बंद हो जाने से होता है। नायॉन के कारण अचानक बिना किसी दर्द के आंखों की रोशनी चली जाती है। आमतौर पर ये एक आंख में होता है, लेकिन दोनों आंखों में भी हो सकता है। फिलहाल इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है। दूसरा साइड इफेक्ट है गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसे पेट का लकवा भी कहा जाता है। इस दौरान पेट की मांसपेशियां धीरे या असामान्य रूप से काम करती हैं, जिससे भोजन पेट में रुक जाता है। पीड़ितों को लगातार उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और वक्त पर अगर इलाज नहीं मिलता तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये सब हो रहा है ओजेम्पिक और मोंजारो जैसी दवाएं लेने वालों के साथ। ऐसे ही कुछ अमेरिकी पीड़ितों की आप बीती आपको बताती हूँ। 56 साल के मैकेनिक जेम्स नॉरिस बताते हैं कि उन्होंने मार्च 2023 में मोंजारो लेना शुरू किया था और करीब 1 साल में करीब 40 किलो वजन घटा भी लिया। इसके बाद ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बंद कर दी। जब डॉक्टर ने उनकी दवा की मात्रा 1.5 मिलीग्राम से बढ़ाकर 2.5 मिलीग्राम कर दी तो नॉरिस को एक सुबह अपनी बाईं आंख में धुंधलापन दिखा। 2 हफ्ते बाद उनकी दाईं आंख भी प्रभावित हो गई। नॉरिस कहते हैं दोनों आंखों से अंधा होने के कारण अब वो मैकेनिक का काम नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ 60 साल के माइकल सैब्लिको के साथ हुआ। उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज और वजन घटाने के लिए मार्च 2024 में ओजेम्पिक लेना शुरू किया था। 8 हफ्ते बाद 1.5 मिलीग्राम की डोज पर उन्हें एक सुबह साफ दिखना बंद हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि नायॉन का पता चलने के बावजूद डॉक्टरों ने उनकी ओजेम्पिक की डोज बढ़ा दी, क्योंकि तब तक इस दवा और नायॉन के बीच संबंध के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। मई 2024 में दवा बंद करने तक माइकल की आंखों का काफी नुकसान हो चुका था। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली 56 साल की चेरिल बोवी भी ओजेम्पिक से पीड़ित हैं। उनका कहना है, मैं अब काम नहीं कर सकती, गाड़ी नहीं चला सकती, मेरे सभी सपने और उम्मीदें टूट गए हैं। इसके बाद फरवरी 2025 में चेरिल बोवी ने ओजेम्पिक बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और यहीं से शुरू हुआ दवा कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज होने का सिलसिला। अगस्त 2025 तक अलग अलग कंपनियों के खिलाफ 2400 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ नोवो नॉर्डिस्क के खिलाफ अमेरिका में 1800 से ज्यादा व्यक्तिगत हर्जाने के मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी संभावित देनदारी $2 अरब यानी $2.25 खरब रुपए के ऊपर है और लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। इन मुकदमों के ट्रायल्स अगले साल यानी 2026 से शुरू होंगे। मरीजों का आरोप है कि दवा निर्माता कंपनियां नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली ने गंभीर दुष्प्रभावों की पर्याप्त चेतावनी नहीं दी। इसके अलावा भ्रामक मार्केटिंग भी की गई, जिसमें दवा के खतरों को कम करके दिखाया गया। जब केस दर्ज हुए तो कंपनियों की तरफ से बयान भी आए। नोवो नॉर्डिस्क का दावा है कि अगर ओजेम्पिक को सही निर्देशों के साथ लिया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है और सभी चेतावनियां लेबल पर पहले से मौजूद हैं, जबकि केस करने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि ऑफ लेबल उपयोग के जोखिमों की जानकारी नहीं दी गई। वहीं मोंजारो बनाने वाली कंपनी एली लिली का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और वो अपनी सभी दवाओं के लिए सुरक्षा जानकारी की सक्रिय निगरानी करते हैं। दवा कंपनियों के अपने दावे हैं और मरीजों के अपने तर्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुकदमों का असर अब कंपनियों के बिजनेस पर पड़ने लगा है। अगस्त में नोवो नॉर्डिस्क के शेयर में भारी गिरावट आई है। कंपनी के शेयर 25 से 30% तक गिर गए हैं, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, दवाओं की बिक्री में कमी आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान भी 24% से घटकर 16 हो गया है। एक समय यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी रही नोवो नॉर्डिस्क का मार्केट कैप लगभग 54 लाख करोड़ के शिखर से गिरकर अब 13.5 लाख करोड़ रह गया है। कंपनी के शेयर साल की शुरुआत से अब तक 46% गिर चुके हैं।
लगातार हो रहे नुकसान के कारण नोवो नोर्डिस्क के सीईओ को जुलाई में इस्तीफा तक देना पड़ा और कंपनी को नया सीईओ मिला, जिन्होंने आते ही कंपनी से लोगों को निकालने की तैयारी कर ली। नोवो नोर्डिस्क ने घोषणा की कि वो 9,000 लोगों को नौकरी से हटा देगी, जो उसकी कुल वर्कफोर्स का 11% है। इससे सालाना 10,375 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। ये तो हुई कंपनी को होने वाले नुकसान की बात, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इनकी बनाई दवाओं का इस्तेमाल किया या अब भी कर रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कई लोग अंधे हो चुके हैं, कई गैस्ट्रोपैरेसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। उनके लिए आगे की जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। भले ही ओजेम्पिक जैसी दवाओं ने डायबिटीज और वजन घटाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई हो, लेकिन इनके गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी न देने से सैकड़ों लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। भारत में भी इन दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खासकर डायबिटिक मरीजों में और वजन घटाने की चाह रखने वाले सेलिब्रिटीज में। भारतीय डॉक्टरों और मरीजों को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि वजन घटाने की दौड़ में लोग दवाओं और इंजेक्शंस का सहारा ले तो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ किलो वजन कम करने के लिए जिंदगी का सबसे कीमती खजाना, आंखों की रोशनी और हमारी सेहत, इनको दांव पर लगाना क्या समझदारी है? सोचिए, अगर वजन तो कम हो जाएगा लेकिन आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए या पेट की बीमारी जिंदगी भर का दर्द बनकर साथ रहे, तो फिर क्या फायदा? भारत में भी इन दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब जागरूक रहें, डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी फैशन या ट्रेंड वाली दवाई का इस्तेमाल ना करें और कंपनियों को भी इस सच को छुपाने के बजाय लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस का मतलब सिर्फ वजन घटाना नहीं बल्कि सेहत को सुरक्षित रखना भी है। तो हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, खाना थोड़ा कम खाइए, इससे भी आप फिट रह सकते हैं। बेहतर होगा इन दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन आज एक खास दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी मौके पर उनके विजन, उनके सपने की बात आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, यही समय है, सही समय है, और सच यही है। भारत आज एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है। 2047 तक विकसित भारत का सपना अब सिर्फ मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। आज जब हम प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, ये जश्न सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि उस भारत का है जो लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आने वाले 25 साल सिर्फ विकास की यात्रा नहीं होंगे बल्कि भारत की ताकत, भारत की ऊर्जा और भारत की पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित करने वाले साल होंगे, क्योंकि यही समय है, सही समय है।